जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग का करंट अफेयर आज समाप्त हो जाएगा। कल हम करवा दिए थे आधा और आधा आज करवा देते हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं और इसके बाद आप लोग को रिवीजन करना है और क्या कहते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम करवाते चलेंगे। और उसके साथ जब लास्ट समय आएगा ना, तब हम आपको जो 800 ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन के साथ दिया हुआ है वह हम आपको करवा देंगे, ठीक है। रिवीजन आप कर लीजिएगा तो लगभग उसी में से पूरा इधर रहेगा। तो आप लोग को बढ़िया से रिवीजन कर लेना है और करंट अफेयर के लिए निश्चिंत हो जाना है, ठीक है साथियों। चलिए तो हम लोग देखिए शुरू करते, आइए आ जाइए। कहाँ से हम लोग का कहाँ से था देख लेते हैं। हाँ, शांति से था, यहाँ से देख लीजिए। अब कहाँ, एक मिनट देख लेते हैं, किधर गया भाई। वैश्विक शांति से था, ठीक है साथियों। यहाँ से हम लोग का था, तो यहाँ से तो हम लोग कर चुके थे। वैश्विक आइसलैंड के बारे में हम बता चुके थे, ठीक है। अब आ जाइए, यह देखते हैं। देखिए आ जाइए, शांति से हो गया, कहाँ गया, यहाँ से ऊपर यहाँ तक आपको हो चुका था, ठीक है। अब आ जाइए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। जब भी कह देगा ना वैश्विक ऊर्जा ऊर्जा, अब देख लीजिए, किसी को ऊर्जा कब मिलता है, किसी को ऊर्जा कब मिलता है, जब आपके पास आर्थिक मजबूत है, माने आपको पैसा मिल रहा है। तो ध्यान में रखना है कि वो ऊर्जा मिलेगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है। देख लीजिए, ऊर्जा और ग्लोबल जेंडर गैप, माने जेंडर गैप और ग्लोबल ऊर्जा, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है आपको। एक मिनट देख लीजिए। हाँ, वैश्विक ऊर्जा, तब विश्व आर्थिक मंच। ऊर्जा कब मिलेगा, जब आर्थिक रूप से आप मजबूत रहिएगा, तो ठीक है। कह देना है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में पहला स्थान स्वीडन का है साथियों। स्वीडन माने स्वीडन ध्यान में रखना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में स्वीडन का है स्थान, ठीक है। प्रथम स्थान भारत का 71वां स्थान, ध्यान में रखना है। भारत का 71वां, यानी समझ लीजिएगा कि ऊर्जा में ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त किया था, स्वीडन। यानी स्वीडन है, कौन है, स्वीडन। यानी कह देना है स्वीट खा रहा है, माने स्वीट चीज़, माने मीठा चीज़ खा रहा है, इसलिए उसमें ऊर्जा है, ठीक है। और आर्थिक रूप से मजबूत है, पैसा मौजूद है उसके पास। यानी कहने का मतलब वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, स्वीडन 71वां स्थान, ठीक है। कैमा स्थान साथियों, 71वां। अब आ जाइए, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही। अब देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप, आपको बोले थे ना कि आइसलैंड माने शांति क्यों है, क्योंकि एकदम गैपिंग है, उसके आसपास में कोई नहीं है। यानी इधर आपको यूएसए था, ठीक है साथियों। ये कनाडा यूएसए के आसपास में, इधर था यूएसए का, और अलास्का पार्ट, इधर का रसिया, स्वीडन उडन ये सब रहता है। लेकिन यहाँ बीच में अकेले रहता है कौन, आइसलैंड, ठीक है साथियों। तो इसीलिए मैंने ग्लोबल जेंडर गैप का आइसलैंड, यानी गैपिंग में, मैप में देखिएगा ना, तो इस सबसे गैप में, माने बीच में है। इधर देश नहीं है, इधर भी देश नहीं, उसके बाद देश है। तो कह देना अच्छा, गैप में कौन है, आइसलैंड है गैप में। मैप में एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जेंडर गैप हो गया। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज से जलवायु, ज से जर्मन वाच, माने जलवायु को कहना है कि जलवायु वाला कौन कार्य करता था, जर्मन वाच कौन जारी करता है, तो जलवायु जर्मन वाच, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच, ठीक है साथियों। इसमें प्रथम स्थान कौन है, डेनमार्क। लगातार चौथा बार यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क। कौन, डेनमार्क। ध्यान रखिए, जलवायु परिवर्तन में कहना अच्छा, जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क पहला स्थान प्राप्त किया है और भारत का स्थान 10वां। जलवायु में, जल और वायु में कहना अच्छा, जलवायु में डेनमार्क है पहला स्थान, भारत का स्थान 10वां। तो ध्यान में आपको रखना है, भारत का स्थान 10वां। यानी क्या कहते हैं, जलवायु यानी जर्मन वाच, ठीक है। जर्मन वाच डेनमार्क, तो जर्मन वाच वाला ना, इसको जलवायु परिवर्तन के लिए इसको मारा है, तो डेनमार्क, ठीक है साथियों। कई गो मिल के 10 आदमी मिल के, तो भारत का स्थान 10वां, इस तरह से याद रखना है। अब आ जाइए, मानव विकास रिपोर्ट 2025, यह इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट 2025, तो ये ध्यान में रखना है, कौन जारी करता है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है।
यूएनडीपी के द्वारा, यानी मानव के विकास के लिए ना संयुक्त राष्ट्र जो है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास करेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास करेगा। मानव के विकास कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है साथियों। तो कहते ना अच्छा मानव के विकास में कौन पहल आता है, यानी आपको मान लेते हैं आप एकदम जेंडर गैपिंग में रहिएगा, आप सबसे अलग रहिएगा तो खूब विकास करिएगा, लेकिन आसपास में रहिएगा ना तो आपसे न होता है कि पड़ोसी दुश्मनी करने लगता है। तो ऐसा ने क्या करना है कि वो आइसलैंड इधर रसिया है, इधर यूएसए, अलास्का पार्ट यूएसए के बीच में अलगे रहता है एकदम सबसे अलग, तो इसलिए विकास भी करेगा। तो मानव विकास यानी कौन? आइसलैंड, ठीक है। अब भारत के आसपास तो बहुत देश है, तो इसका 130वां स्थान है, यानी मानव के विकास के लिए 130 रुपया देगा कौन? भारत। 130 रुपया कौन देगा? भारत, यानी 130 रुपया देगा, इसका मतलब 130वां स्थान, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है, और यह विकास में आइसलैंड पहला, भारत 130 रुपया देगा। चलिए अब आ जाइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देख लीजिए। तो रिपोर्टर माने रिपोर्टर सभी तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स माने रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी प्रेस में रिपोर्टिंग करेगा ना, तो रिपोर्टिंग करेगा बॉर्डर पे जाके जाएगा। तो कहाँ रिपोर्टिंग बॉर्डर पे जाके करेगा? फ्रांस में। तो देख लीजिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कौन जारी करता है? फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है साथियों। पहला स्थान नॉर्वे पहला स्थान, भारत का स्थान 151वां। हमारे यहाँ के मीडिया जानबे करते हैं कितना बिका हुआ है, तो वहीं देख लीजिए। तब इसलिए सबसे खराब स्थिति लगभग भारत का बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, यानी 151 कहते कि 151 माने 151, 150 से भी एक ज़्यादा है, 150 से भी एक ज़्यादा है प्रेस का हम लोग का स्थान। अब पहला स्थान कौन है? नॉर्वे, ठीक है साथियों, नॉर्वे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेटवर्क न कोई जारी करता है, कौन जारी करता है इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। यानी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, लेकिन क्या कहते हैं कौन देश पहला स्थान भी नहीं, लेकिन भारत का स्थान 36वां, ध्यान में रखना है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कहता अच्छा नेटवर्क के लिए ना 36 किलोमीटर दूर जाना पड़ा भारत को, नेटवर्क के लिए 36 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, किसको? भारत को साथियों। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक हो जाएगा क्या? 36वां स्थान भारत को। तो यार ध्यान में रखना कि वो नेटवर्क के लिए कितना किलोमीटर जाना पड़ा? 36 किलोमीटर, ठीक है। जारी कौन करता है ये इसके बारे में इस पर नहीं दिया हुआ है, और इसको ये पूछेगा भी नहीं कौन जारी करता है, तो ठीक है। बात ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ना कहता कि हैप्पी माने खूब हैप्पी है, तो कह देना अच्छा सत पर रहेगा ना वो खूब हैप्पी रहेगा, सत पर रहेगा तो खूब हैप्पी रहेगा। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी हैप्पी कौन रहेगा? जो सत पर रहेगा ना, कहता कि जो सत से रहेगा ना, सत पर रहेगा वो हैप्पी रहेगा, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना है, हैप्पी रहेगा और विकास भी करेगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस तो सतत विकास समाधान नेटवर्क फिनलैंड, कह देना कि अच्छा खूब सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा हैप्पी आदमी कहाँ का रहता था? फिनलैंड के, ठीक है। भारत का स्थान कहेगा, भारत का स्थान 118वां है हैप्पी वाला में, यानी यहाँ पे हैप्पी आदमी रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशने रहता है, टैक्स देना या हुआ करना। तो ध्यान में रखना अच्छा हैप्पी के लिए भारत 118 रुपया देगा हैप्पी रहने के लिए। भारत हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए कितना रुपया देगा? तो कहना भारत खुश रहने के लिए ना 118 रुपया देना पड़ा भारत को। कितना रुपया? 118 रुपया। जारी कौन करता है? तो कहना कि वो सतत पर रहेगा तो विकास होगा, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब पहला स्थान फिनलैंड। देख लीजिए द वेल्थ वाला, यानी पैसा के बारे में देखिए, द वेल्थ रिपोर्ट में तो कह देना अच्छा वेल्थ माने पैसा, नाइट में ले जाएंगे पैसा, तो नाइट फ्रैंक, यानी द वेल्थ का मतलब ना कुछ रात में पैसा लाएंगे, रात में तो रात में लाएगा पैसा, तो कहाँ से? तो अमेरिका से लाएंगे। तो यानी ध्यान में रखिएगा द वेल्थ रिपोर्ट में विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान चौथा है। जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है साथियों। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अब आपको याद रखना है, याद रख लीजिए ई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 हमको अभी नहीं याद रखना है, इसको अभी नहीं याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना ही नहीं है अभी। आज के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जब भी कहते हैं ना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो कहते हैं ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा ही जारी किया जाता है, ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा ही जारी किया जाता है।
तब फायर में नंबर 1 स्थान अमेरिका है, भारत का स्थान चौथा। कहना वेल्थ में था तो वही वाला स्थान हो जाता है, वेल्थ वाला जो स्थान वही पावर वाला में भी स्थान हो जाता है साथियों। तो देख लीजिए आज थोड़ा कम ही था, इम्पोर्टेंट इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना साथियों, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। जो 25 वाला है ना सिर्फ आपको उसको कर लेना है, ये सब 24 वाला आपको ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आज इतना ही था, लेकिन आगे अब ये दिखा देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ कुछ है ना 8 से 10 क्वेश्चन है, उसको आपको कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा साथियों। ठीक है, अब देख लीजिए मुद्रास्फीति, देख लीजिए कुछ कुछ आपको हम समझा देते हैं कि क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक है साथियों, महंगाई, जब महंगाई बढ़ता है ना उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। वित्त वर्ष, आप लोग सुनते ही अगर वित्त वर्ष, तो कहना वित्त वर्ष 1 अप्रैल से, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। जब भी कह देगा 2024-25 के वित्त वर्ष, तो 24-25 के वित्त वर्ष आपको कह देगा ना साथियों, तो ध्यान में रखना है कि 2024 तक के तो रहेगा पूरा। ठीक है, 2024 तक के हो जाएगा पूरा, और उसके बाद 24 के बाद हो जाएगा आपको क्या, देख लीजिए क्या कहते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 31 मार्च तक चलता है। तो ध्यान में रखना है 24 माने 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2024 के, 31 मार्च के बीच में ये हो जाएगा, यानी 2024 और 25 का वित्त वर्ष ये हो जाएगा। 24-25 के माने 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक रहेगा, वह वित्त वर्ष हो जाता है। यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्त वर्ष, कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। तो यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए देख लीजिए कुछ कुछ इसमें क्या याद करना, देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर माने वित्त वर्ष, वित्त वर्ष होता है। तो FY 25 में माने वित्त वर्ष 25 में, तो 24 का तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बाद का डाटा इसमें रहेगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक GDP सकल घरेलू उत्पाद जो होता है ना GDP, तो वह हो जाएगा कितना, वृद्धि माने 6.4% वृद्धि रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में GDP कितना, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जो GDP है ना 6.4% बढ़ने की अनुमान है, 6.4% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है साथियों, देख लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 26 में 2026 में, इसको थोड़ा जूम कर लेते देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 25 का तो आप लोग को मालूम है कि 6.4। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 26 में GDP वृद्धि दर 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। यानी ये जितना है ना उससे थोड़ा कम, माने पॉइंट एक कम, या इसका नीचे वाला ना, माने नीचे वाला या बगल वाला 0.4 से यहाँ दुगुना कर दीजिएगा ना, 6.4 तो 6.8 कर देना है, इतना के बीच रहने का अनुमान है। सिर्फ इतना ही हम जो बोल रहे हैं उतना ही याद करना है आपको। अब आ जाइए वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। 7वीं माने वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना, 7वीं सबसे बड़ी है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए 1 मिनट, हाँ, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। निर्यात, आयात, निर्यात का मतलब समझते माने भेजना, अपना देश से दूसरे देश सब में भेजना, या दूसरे देश में से अपना देश में आएगा उसको आयात कहा जाता है, कि आयात भेजा तो निर्यात। अब आ जाइए विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर माने है अभी हमारे यहाँ। तो लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी देता है 689.73 बिलियन जो US डॉलर। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास इतना है 689.73 बिलियन US डॉलर माने अमेरिकी डॉलर। ठीक है, थोड़ा ये भी याद रखिएगा, कहीं कहीं 640.3 अमेरिकी डॉलर भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको यह अच्छा से याद रखना है कि इतना के आसपास हमारे पास अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, यानी जिससे हम लोग विश्व व्यापार में करते हैं, विश्व के जितना भी देश है उससे व्यापार करते हैं हम लोग डॉलर में। ध्यान रखिए वित्त वर्ष 25 में, देख लीजिए वित्त वर्ष 25 में माने 2025 में भारत की खुदरा यानी मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। यानी मुद्रास्फीति महंगाई घटकर कितना हो गया है, अभी भी महंगाई है 4.9%, 4.9% अभी भी महंगाई है। ठीक है साथियों, RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। देख लीजिए अभी तो हम लोग का मुद्रास्फीति कितना है 4.9, लेकिन
आरबीआई आईएमएफ के द्वारा ना मैंने फाइनेंशियल 26 में हम लोग की मुद्रास्फीति 4% रह जाएगी। अभी 25 में है कितना 4.9% और इसे 4% हो जाएगी। ठीक है, भारत का 247 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना पड़ेगा। देख लीजिए, हम लोग का ये आपको याद करवाए थे कि भारत का लक्ष्य 2040 तक क्या है कि भारत विकसित हो जाएगा। यानी अभी विकासशील है कि माने विकास हो रहा है, लेकिन विकसित होने का अनुमान है कि आज़ादी के 100 वर्ष पर विकसित हो जाएगा। यानी 2047 में 1947 में आज़ाद हुआ तो 2047 में कह रहा है कि विकसित हो जाएगा। तो हासिल करने के लिए कितना 8% की वृद्धि दर अभी हम लोग को हासिल करना पड़ेगा। कितना प्रतिशत? तो 8% की वृद्धि दर हासिल करना पड़ेगा। यानी भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने में अपना हासिल करने के जो कितना प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करेगा? तो 8%। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए फाइनेंशियल 25 में, जो 25 में ना आप 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। माने फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपको कह देगा कितना 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 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। तब 5 8 फिर 5 3, यानी 5 लिख दिए 8 लिख दिए। अब 8 को कैसे तोड़ेंगे? 5 में और 3 में, तो ये हो जाएगा 5853। फाइनेंशियल देखिए, लेकिन 2025 का आएगा तो ये डाटा पूरा अलग हो जाएगा। सीधे कहेगा 2025 में, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होगा। 2024-25 25 से तो 31 मार्च तक होगा। ठीक है साथियों, तो ये 24-25 का है तो फिर 31 मार्च से ज़्यादा फिर बड़ा होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कह देगा 25 तो हो जाएगा 5853। और सीधे 25 का आएगा तो दूसरा डाटा हो जाता है। लेकिन आपको पूछेगा फाइनेंशियल ईयर। आ जाइए, अब इधर आइए। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर है। माने भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में कैमा स्थान है साथियों? तो पेटेंट फाइलिंग में स्थान कैमा है? तो 6ठा स्थान है साथियों। तो ध्यान में रख लेना है, पेटेंट फाइलिंग में कैमा स्थान? पेटेंट फाइलिंग में कैमा स्थान साथियों? तो 6ठा स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इधर आ जाइए, वित्त वर्ष 25 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कह देना जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना साथियों? तो 55.3%। कितना है? 55.3%। आपको यह थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। आप कितना है? 55.3% किस में? सेवा क्षेत्र में साथियों। यानी जिसमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र होता है ना, तीनों यही तीनों का जीबीए होता कहते हैं। तो इसमें सेवा क्षेत्र 53% है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ध्यान में रखना है। अब थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई है। कह देगा कितना? भारत के कार्बन सिंक में कितना कितना टन CO2 का वृद्धि हुई है? तो 2.29%। 2.29%, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देख लीजिए, वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 रह गई है। बेरोजगारी दर कितना रह गई है? 3.2। कहना कि वो 3.2 बेरोजगारी दर हो गया है। मैंने 24 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 24 में कितना हो गया साथियों? तो 3.2 हो गया। 3.2 हो गया, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ये हो गया। अब बजट में आ जाइए। बजट में आपको देख लीजिए क्या कहते हैं, भारत में केंद्रीय बजट हर वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब? केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केंद्रीय इस बार जो केंद्रीय बजट 25-26 जो था ना, 25-26 2025-26 था। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 वर्ष पहले का डाटा, और बजट 1 वर्ष आगे का डाटा होता है साथियों। कि आपको बजट पेश किया जाएगा कि अगले 1 वर्ष तक क्या करना है। ठीक है, अगले 1 वर्ष तक क्या करना है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है ना कि पिछले साल क्या हुआ है सो बताता है। ठीक है, तो देखिए क्या आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय बजट 25-26 का जो थीम है ना, सबका विकास। थीम आपको ध्यान में रखना है, सबका विकास। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, क्या हो गया? बजट में कुल खर्च कितना हुआ है हम लोग का? तो देख लीजिए, कुल व्यय या ध्यान में आपको रखना है, ये 23-24 का, 24-25 का, 24-25 का, फिर 24-25 का, यह संशोधित है। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, 25-26 वाला, 25-26 वाला। ठीक है, तो कुल व्यय कितना हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना, कुल व्यय कितना है?
50 65 345, 50 65 345, ठीक है साथियों, यह करोड़ में है, करोड़ में है। 50 65 345, 50 65 345, ठीक है, यानी 5 करोड़ इस टाइप का, 65 लाख 300, तीन, देखिए ये हो जाएगा 50,65,345 करोड़, इतना का बजट है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 50 65, यानी कहना कि वो एक आदमी 50 से खर्च करके 65 खर्च कर दिया, और फिर बाद में उस 345 खर्च किया, फिर बाद में क्या खर्च किया, 3 4 5, यानी 50 पहले खर्च किया, उसके बाद 65, फिर 3 4 5, यानी इतना, ऐसे ध्यान में आपको रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, पहले 50 खर्च किया, उसके बाद 65, अब 3 4 5, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। देख लीजिए, अब आ जाइए, इसमें सिर्फ यही याद रखना है, इसमें ना कुल व्यय का कितना, तो इतना, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, अब इधर आ जाइए, आपको देख लीजिए कुल व्यय, तो ध्यान में आपको रखना है साथियों, ये बजट में आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। इस बजट में आपको यह ध्यान में रखना है कि कुल कितना बजट में खर्च हुआ है, तो 50 65 3 4 5, इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ पर किया गया इस बार बजट में, भारत का है यह, भारत का कितना खर्च किया गया है सबसे ज़्यादा, तो ब्याज पर कितना खर्च किया गया साथियों, 12,76,338, 12,76,338, इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। यानी 12, देखिए 12, यानी देखिए 12,76,338 करोड़, इतना रुपया खर्च ब्याज में किया गया, कितना, 12,76,338, 12,76,338, देख लीजिए, यानी क्या ध्यान में रखना है, 12,76,338, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, 12,76,338, ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है कुल। और उसके बाद ना देखिए, रक्षा पर कितना किया है वो आपको ध्यान में रखना है, ये परिवहन पर नहीं याद रखना है, परिवहन पर, रक्षा पर कितना, तो रक्षा पर किया है साथियों, देख लीजिए, यानी 1 मिनट, इसको आपको ऐसे दिखाते हैं, रक्षा पर कितना किया है, 49,17,32, 49,17,32 खर्च किया है, कितना पर, रक्षा पर 49,17,32 खर्च किया है, 49,17,32, 49,17,32, यानी 49,1732 करोड़ रुपया खर्च किया, कथी पे, तो यानी 50 से कम 49 पर खर्च किया रक्षा पर, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको आ जाइए, शिक्षा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान में रखना है, शिक्षा पर 1,28,650, यानी आपको ध्यान में रखना है, देख लीजिए, 1,28,650, 1,28,650 करोड़, ठीक है। और स्वास्थ्य पर भी 98, देख लीजिए 98,311, यह आपको, यानी शिक्षा स्वास्थ्य पर, और सबसे ज़्यादा जिस पर हुआ है ना उस पर, और थोड़ा रक्षा पर याद रख लेना है। तो रक्षा पर तो आपको क्या बोले, तो 49,17,32, 49,17,32 रक्षा पर बोले, 49,17,32 रक्षा पर बोले हैं। शिक्षा पर हो जाएगा 1,28,65,0, 1,28,65,0, 1,28,65,0, ठीक है साथियों, यानी 1,28,65,0, और स्वास्थ्य पर 9,8,311, 9,8,311, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रख लेना है। ये 2-3 गो डाटा, इसको आपको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है साथियों। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा मोड़ा आपको इसको याद कर लेना, देख लीजिए, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को आपको याद रख लेना है, कितना, 15.69, माने 69 लाख करोड़, 69 माने 15.69 लाख, आई 15 ही के इसमें से 5 निकाल देंगे तो 5,24 लाख करोड़, ठीक है साथियों। जीडीपी का 4.4%, जीडीपी के 1.5%, 1.5%, यह दोनों आपको याद रखना है। और कह देगा मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ होगा, मखाना बोर्ड का, तो आपको बिहार से रिलेटेड याद रखना है, मखाना बोर्ड का हो जाएगा ना बिहार में साथियों, मखाना बोर्ड का क्या हो जाएगा, बिहार में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए राजकोषीय घाटा, एक बार आप देख लीजिए कि वो राजकोषीय घाटा 15.69 हो जाएगा, ध्यान रखना, 15.69 करोड़ लाख करोड़ है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, 4.4%, 4.4 राजकोषीय घाटा कह रहा है, राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा का मतलब समझ रहे, देखिए प्रतिदिन जो ना, प्रतिदिन का जो आंकड़ा जारी होता है ना, वह राजस्व घाटा होता है। साल पर, 1 साल पर
जो जारी होता है ना, वो होता है राजकोषीय घाटा। वैसे इसको हम बढ़िया से आपको और करा देंगे बिहार का जब करवाएंगे उस सब में भी, तो ठीक है। तो अभी लेकिन आपको इस तरह से याद रख लीजिए कि वो राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ माने जीडीपी का 4.4%। आई जगह राजस्व घाटा 5.24 माने 24% माने लाख करोड़ माने 1.5% कुल जीडीपी के। तो यह आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका करेंट अफेयर खत्म हो गया। ठीक है, आपका करेंट अफेयर खत्म हो गया साथियों, ये सब बाकी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आज आप लोग का करंट खत्म हो गया। अब रिवीजन क्लास आप लोग करते रहिएगा, वैसे हम भी अब रिवीजन शुरू करेंगे, करवा देंगे आप लोग को, लेकिन आप लोग को भी रिवीजन क्लास करते रहना है। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।